नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 24 की रेस बताएंगे सुकेश। एक बार फिर से कुछ हफ्तों के गैप के बाद 24 की रेस अब सबके सामने हाजिर है और आज बात होगी पांचवें चरण को लेके। पांचवें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 49 सीटों पर मतदान हुआ और उन 49 सीटों में 14 सीटें थी उत्तर प्रदेश से। पांचवा चरण इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि अमेठी और रायबरेली में भी मतदान था। अब हम बात करेंगे सर से कि ये जो पांचवा चरण था, खासकर में यूपी में जो 14 सीटें थी, क्या उन 14 सीटों पे कोई फाइट थी कि नहीं थी, और अमेठी रायबरेली का क्या हाल था? सर सबसे पहले तो एक अमेठी और रायबरेली पे आपका कमेंट चाहूंगा और फिर उसके बाद से ये जो 14 सीटें थी इनका हाल। देखिए, जब ये चुनाव घोषित हुआ और उसके घोषित होने के पहले ही जिस तरीके से एक मोमेंटम तैयार हुआ राम मंदिर के इर्द गिर्द जी, और वो अयोध्या में हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा बीजेपी की लहर होगी यूपी में। उसकी दूसरी वजह ये थी कि बसपा ने अपना अलग रास्ता अख्तियार किया था। वो किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ, सपा के साथ आने को तैयार नहीं थी। हमने पहले अपने दर्शकों को बताया कि कई राउंड की बातचीत हुई, उसमें सोनिया गांधी का भी इंडल्जेंस था, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रहा। किसी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, टाई अप हुआ। ये जोड़ी पहले एक बार प्रयास कर चुकी है, बहुत सफल नहीं रही थी। तो ऐसे में साफ तौर पे माना जा रहा था कि एक डिसाइसिव एज बीजेपी के पास है। मैं ये कहता हूं कि ये एज उनके पास अभी भी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे लग रहा है कि सीट टू सीट कॉन्टेस्ट दिखाई देता है जी, ये एक तरफा नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, जो भी उनके स्टार प्रचारक हैं, वो सब लगे हुए हैं। वैसे ये शगल है बीजेपी का, वो 100% 200% अपना चुनाव में देते हैं, लेकिन जो विपक्ष की चहलकदमी है, राहुल गांधी का जरूरत से ज्यादा एक्टिव होना, जो बॉडी लैंग्वेज आप अखिलेश यादव की देखते हैं, खड़गे साहब का बार बार उत्तर प्रदेश का रुख करना, सोनिया गांधी रायबरेली में गई, वो जाना भी था क्योंकि उनकी सीट थी जो उन्होंने राहुल गांधी को दी, अपना वारिस भी बताया कि सौंप रही हूं। तो एक कॉन्टेस्ट सा दिखाई देने लगा है। ये एक तरफा नहीं रहा है, ये बहुत सेफली कहा जा सकता है जी, क्योंकि हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं 14 सीटों पे। और आपने शुरुआत इससे की कि रायबरेली अमेठी के से टिप्पणी के साथ इस चर्चा की शुरुआत हो जी। तो रायबरेली, मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि एक एज वहां राहुल गांधी को है। राहुल गांधी वहां रिलक्टेंट तरीके से लड़ने गए थे, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी एक सशक्त उम्मीदवार की तरह वहां देखे जा रहे हैं और बहुत सारा श्रेय वो इस सीट के लिए आपको प्रियंका गांधी को देना होगा। लेकिन इस परिवार का एक ट्रेडिशन रहा है कि एक कोई पीछे से हैंडल करता है परिवार का ही व्यक्ति जी, और ये हैंडलिंग प्रियंका गांधी कर रही थी। पिछली बार भी उन्होंने किया था। इस बार चर्चा थी कि वो रायबरेली से खुद लड़ेंगी, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे। अब एक फैसला उन्होंने किया, बीजेपी को एक मौका मिला कि अमेठी से भाग खड़े हुए। प्रधानमंत्री आज तक कह रहे हैं कि वायनाड से हारेंगे, रायबरेली आए हैं, यहां से भी हारेंगे। राजनीति में ये होता है, लेकिन जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि राहुल गांधी रायबरेली से बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। जो वहां के कैंडिडेट हैं भाजपा के, वो पहले गांधी परिवार के भी करीबी थे, कांग्रेस से थे, आज वो विधान पार्षद हैं, मंत्री भी हैं सरकार में। जी, बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, बहुत फियर्स बनाने की कोशिश की इस बैटल को कि ये किसी तरीके से समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे से लेकर तमाम लोगों को जोड़ा गया। अमित शाह उनके घर गए, मैसेज देने की कोशिश की गई। अदिति सिंह जो भाजपा से ही विधायक हैं, जिनका अनबन है दिनेश सिंह के साथ, उनको भी जोड़ने की कोशिश हुई, वो मंच पे दिखाई दी। तो बीजेपी ने तमाम कोशिश रायबरेली में की है, लेकिन शायद वो फ्रूटफुल ना हो। जी, अब आ जाइए अमेठी पे। अमेठी एक ऐसी सीट है जो पिछली बार छीन ली थी स्मृति ईरानी ने। जी, राहुल वो गांधी बहुत जुझारू किस्म की महिला है, बहुत प्रखर वक्ता है, लोगों को पसंद आती हैं जब वो भाषण देती हैं। तो
बड़ा हेड ऑन लेने की क्षमता है, किसी को भी वो हेड ऑन लेती हैं। 5 साल का जो उनका कार्यकाल था और उसके बाद राहुल गांधी का अमेठी न जाना, उनके खिलाफ न उतरना, उन्होंने एक टेम्पो बिल्ड किया इस घटना ने कि भाग खड़े हुए राहुल गांधी। मतलब ये स्मूथ रन है स्मृति ईरानी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने मैदान ही छोड़ दिया जी। अब इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, लेकिन गांधी परिवार के दिमाग में यह बात थी कि अपने किसी सहयोगी से, एक ऐसे व्यक्ति से जो बहुत लेसर नोन व्यक्ति है, जिसने गांधी परिवार के साथ मिलकर काम किया उस जमाने से जब राजीव गांधी सांसद हुआ करते थे, कि ऐसे किसी व्यक्ति से, अननोन व्यक्ति से स्मृति ईरानी का मुकाबला करा दिया जाए। तो एक जुआ खेला गया कि अगर वो हरा देता है तो उसकी जीत की चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब हो सकता है किशोरीलाल शर्मा की चर्चा कम हो, स्मृति ईरानी के हार की चर्चा ज्यादा हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी बहुत सेफली रायबरेली की तरफ चले गए। उन्होंने किशोरीलाल शर्मा को मैदान में छोड़ दिया, लेकिन मैदान संभाला प्रियंका गांधी ने। आप कह सकते हैं प्रियंका गांधी ने पिछली बार भी मैदान संभाला था, लेकिन पिछली बार इन टैंडम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं दिख रहे थे। पिछली बार बसपा जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, तो उनका एक टाई अप अलग था, कांग्रेस अकेले ही मैदान में थी जी। इस बार हमारे सहयोगी राजीव रंजन, उनके साथ बसपा का एक बूथ एजेंट था, वो खुद ही कह रहा है कि सारे वोट कांग्रेस को चले जा रहे हैं जी। और आपको बता दूं कि अमेठी जो है बड़ी पिक्यूलियर सी सीट है। अमेठी शुरुआत के दिनों में ही क्यों चुना होगा कांग्रेस ने, इसको समझने की जरूरत है। 26% यहां दलित हैं, मुसलमान अच्छी खासी संख्या में है, 20% करीब मुसलमान है। तो एक ऐसी सीट जिसमें अगर एक बड़ा दलित का चंक, मुस्लिम का चंक और गांधी परिवार का अपना एक प्रभाव होना, और किशोरीलाल शर्मा चूंकि 40 सालों से अमेठी रायबरेली से जुड़े रहे हैं, तो उनका इंटरपर्सनल जो रिलेशन है बाकी लोगों के साथ वो नए नहीं है वहां के लिए। और दूसरी ये खबर ये आई कि भाजपा के बहुत सारे विधायक, जिनको ठीक करने की कोशिश भी की गई, वहां अमित शाह ने भी रोड शो किया है, वहां योगी जी भाषण करने गए, वो बहुत स्मृति ईरानी के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे थे। जो अंदर से खबर आ रही थी कि स्मृति ईरानी पहले भाजपा से ही लड़ने फिर कांग्रेस से लड़े जी। और इस बात को खूब फैलाया कांग्रेस ने। पिछली बार भी वो इस लहर के बावजूद करीब 50,000 से जीती थी जी। तो अमेठी में कहा जा रहा है कि किशोरीलाल शर्मा ने और किशोरीलाल शर्मा के साथ जो पूरी कांग्रेस की टीम लगी थी, अशोक गहलोत को वहां बिठाया गया, एक सीट पे भूपेश बघेल रायबरेली पे बिठाया गया। तो कांग्रेस ने जो पहले लग रहा था कि बहुत रिलक्टेंट तरीके से वो रायबरेली अमेठी में भी बिहेव कर रहे हैं, उन्होंने आखिरी वक्त पे अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अमेठी कॉन्टेस्ट में आ गए। अब अमेठी का कॉन्टेस्ट में आना किशोरीलाल शर्मा के उम्मीदवारी के बाद भी ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसमें कांग्रेस विन विन सिचुएशन में अपने आप को देख रही है कि अगर हम जीत गए तो हमने अपने कारिंदे से स्मृति ईरानी को हरा दिया, स्मृति ईरानी जैसी कद्दावर नेता को हरा दिया। अगर हम हार गए तो ये तो जीती हुई सीट थी बीजेपी, हमने उनको पानी पिला दिया। हाँ, अब ये कई बार इस हार को भी इस तरीके से भी लोग देखते हैं राजनीति में। तो ये अमेठी और रायबरेली का आपने हाल पूछा, जो मेरी जानकारी है उसको मैंने बता दिया जी। 14 सीटें थी, अमेठी रायबरेली की चर्चा मैंने कर दी। तो मैं जो सिर्फ यही बता देता हूं कि इन 14 सीटों में कौन सी ऐसी सीट है जहां इंडिया ब्लॉक कॉन्टेस्ट में है या उसका पलड़ा भारी है जी। 2 की चर्चा मैंने कर दी है, इसलिए उसका नाम तो सीधा ही लिख देता हूं। पहला रायबरेली, इसकी चर्चा मैंने थ्रेडबेयर कर दी। दूसरी सीट है अमेठी। तीसरी सीट अगर मैं कहूं तो वो सीट है कौशांबी की जी। आप पूछेंगे कि कौशांबी में ऐसा क्या है। कौशांबी सीट बड़ी इंटरेस्टिंगली पोइज्ड है। इसकी जो 2 विधानसभा है वहां राजा भैया का बड़ा दबदबा है जी। और आपको मालूम है कि राजा भैया ने
खुल के समर्थन कर दिया है समाजवादी पार्टी को। जी, तो ये बताया जा रहा है कि विनोद सोनकर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां से भी सांसद हैं, ये 2 सीटों से अगर जो राजा भैया की इन्फ्लुएंस वाली सीटें हैं, अगर वहां से वो लीड लेकर आ जाते हैं तो वो चुनाव हार जाएंगे विनोद सोनकर, और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जो है पुष्पेंद्र सरोज वो जीत जाएंगे। तो ये आप थम्स अप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। ये अच्छी सीट है, उनको जीतने लायक सीट कह सकते हैं। आगे आ जाइए। तीन सीट की चर्चा एक साथ ही कर लेता हूं। 4, 5, 6 इन तीनों का कैरेक्टर एक जैसा, इसलिए मैं एक साथ लिखता हूं। जालौन, जी, बुंदेलखंड की तरफ गया हूं, बांदा, हमीरपुर। ये तीनों सीटें जो बुंदेलखंड की हैं, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार बहुत ही ताकतवर उम्मीदवार हो, लेकिन यहां पे जातीय गोलबंदी कुछ ऐसी बनी है कि चाहे वो पाल समाज के लोग हों, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो जाटव हो। अब ये जाटव बीएसपी का वोटर है वैसे, लेकिन वो इस तरफ आता दिखा है समाजवादी पार्टी की तरफ, तो इंडिया ब्लॉक की तरफ। तो इन तीनों के साथ आने ने इन तीनों समुदायों के साथ आने ने इन तीनों सीटों को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। कुछ वोट जो पारंपरिक तौर पे समाजवादी पार्टी कांग्रेस का वोटर है, उसमें जब ये 3 वोट मिल जाते हैं जी, तो इन तीनों सीटों को इंटरेस्टिंग बना दिया। समाजवादी पार्टी दावा यह कर रही है कि सीटें हम जीत चुके हैं। मैं इसको कॉन्टेस्ट में मान रहा हूं कि ये तीनों सीटें कॉन्टेस्ट में है। पास की अगर एक सीट झांसी भी अगर ले लें आप, यहां पुराने उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे, तो झांसी को भी इसमें अगर आप जोड़ लें तो झांसी के, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जो झांसी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और केंद्र में प्रदीप जैन, प्रदीप आदित्य जैन लिखते हैं वो, प्रदीप जैन। तो प्रदीप जैन भी जो है कांग्रेस के, वो चुनाव अच्छा लड़े हैं और कहा जा रहा है कि झांसी में भी कॉन्टेस्ट है। तो ये जो आप 3 की जगह 4 सीटें आप समझ सकते हैं जो बुंदेलखंड इलाके की सीटें हैं, ये कॉन्टेस्ट, अच्छे कॉन्टेस्ट में है, जहां 4 भाजपा 7 सीटें, 14 में से 7 सीटें, 7 मैं अभी तक बता चुका। मैं और कुछ सीटें आपको इसके बाजू में लिख देता हूं, ताकि बाद में अगर कोई सीटों का नाम देखना चाहे तो वो देख सकता है। आज ये थोड़ा फिक्स नहीं है जैसा आमतौर पे होता है। जैसे एक सीट है, 8वीं सीट में बताऊं, वो है फतेहपुर। जी, अब फतेहपुर से निरंजन ज्योति उम्मीदवार है बीजेपी की। माना जा रहा है कि इनका लोकल विरोध बहुत हो रहा था। बीजेपी अगर यहां से सीट बदल देती, किसी और को दे देती, तो शायद ये सेफर सीट थी। यहां से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को उतार दिया है जी। अब जो उत्तम पटेल हैं, वो हालांकि समाजवादी पार्टी के अंदर भी इनका भी विरोध था, लेकिन अब किसका विरोध कम है और किसने जातीय गोलबंदी ठीक कर ली है, वो यहां पे चुनाव जीत सकता है। तो इस सीट को कॉन्टेस्ट में मैं मान सकता हूं कि इस सीट पे भी कॉन्टेस्ट है, 9वीं सीट। मोहनलालगंज, मोहनलालगंज लखनऊ से लगी हुई एक सीट है। यहां आर.के. चौधरी एक बहुत पुराने नेता है, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। वो कई बार पार्टी बदल चुके हैं, बसपा में भी रहे हैं, सपा से अब चुनाव लड़ रहे हैं,
लेकिन उनका जो लोकल इन्फ्लुएंस है वो अच्छा खासा प्रभावी माना व्यक्ति जाता के तौर पे वो देखे जाते हैं, और उनके इस सीट पे होने ने इस सीट को भी कॉन्टेस्ट में लाकर रख दिया है। बीजेपी ने वहां से अपने पुराने जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को उतारा है। कई बार वो एंटी इनकम्बेंसी भी, क्या नरेंद्र मोदी उस एंटी इनकम्बेंसी को पाट पाएंगे? लखनऊ से लगी हुई सीट है, लखनऊ एक सेफ सीट के तौर पे देखी जाती है, तो लखनऊ जो है वो अपना इन्फ्लुएंस क्या कुछ दे पास पाएगी। की सीट पे दे पाएगा क्या, वो देखने वाली बात होगी। एक सीट जिसपे कम लोगों की नजर होगी लेकिन मेरी नजर वहां है, वो सीट है गोंडा। गोंडा मैं एक तरीके से कह सकता हूं यहां बेनी प्रसाद वर्मा जी, उनकी नतनी है श्रेया वर्मा, उनको टिकट दिया है गोंडा से। गोंडा से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो कीर्तिवर्धन सिंह हैं जी, वो पहले से सांसद हैं। ये सीट थोड़ी मतलब जो सामंती व्यवस्था, जो कुर्मी वहां अच्छी खासी संख्या में है, 4 लाख के आसपास कुर्मी है, लेकिन वो पारंपरिक तौर पे ऐसा नहीं होता कि वो बेनी प्रसाद वर्मा की नातिन है इसलिए उनको वोट करें। वो थोड़ा उनमें सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, कई लोगों को डेरिगेटरी लग सकता है आज की तारीख में कि मुझे फ्यूडल बताया जा रहा है, लेकिन जो उनका जो माइंडसेट है वो उस तरीके से वहां काम नहीं करता। अगर वैसा करे तो जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है, अगर यादव मुसलमान जो बेस वोट है और उसमें अगर कुर्मी अगर 4 लाख जोड़ दिया जाए तो कोई भी कैंडिडेट कभी समाजवादी पार्टी का यहां से निकल सकता है और कोई कुर्मी कैंडिडेट तो निकल ही सकता है। लेकिन श्रेया वर्मा को यहां से टिकट जो मिला है उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस सीट की चर्चा हो गई है। और एक सीट जिसको मैं कह सकता हूं कि वो विनिंग सीट भी हो सकती है, वो आखिरी है बाराबंकी। बाराबंकी पीएल पुनिया यहां से सांसद रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस का क्षेत्र है। पहले ये सीट थोड़ी कमजोर दिख रही थी, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में जुड़े हैं जी, उसने इस सीट को, कांग्रेस भी इस सीट को विनिंग सीट मानकर चल रही है। बीजेपी के अंदर थोड़ी घबराहट इस सीट को लेकर है कि बाराबंकी लगता है कि हमारी विनिंग सीट थी वो हाथ से निकल गई। यहां बाराबंकी से जो पुनिया के बेटे हैं, तरुण पुनिया उनका नाम है, वो तनुज पुनिया, उनको उम्मीदवार बनाया है। 5 बार मेरे ख्याल से कांग्रेस यहां से जीत चुकी है, तो ये ट्रेडिशनली भी कांग्रेस के पक्ष की सीट रही है, यहां वो जीतते रहे हैं। तो बाराबंकी जो है वो थम्स अप मैं कह सकता हूं कि इंडिया ब्लॉक के लिए है एक ऐसी सीट जहां वो जीत सकते हैं। तो मैंने आपको 11 ऐसी सीटें बताई 14 में से जिसको आप कॉन्टेस्ट में बांध सकते हैं, जिसमें रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ये चारों सीटें जो हैं वो कॉन्टेस्ट में दिखाई देती हैं। यहां जीत कोई भी सकता है, लेकिन कॉन्टेस्ट में आना अपने आप में इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ी बात है, क्योंकि यहां कोई कैंडिडेट बहुत ही उम्दा कैंडिडेट नहीं जी, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके बारे में आप बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हो कि ये तो हरा ही देगा बीजेपी को। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वोट का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा हुआ है कि ये सीटें कॉन्टेस्ट में आ गई हैं। इसके अलावा मैंने बताया मोहनलालगंज, गोंडा जी, बाराबंकी और एक सीट फतेहपुर। मतलब बेसिकली इन 14 में से 12 सीटों पे फाइट नजर आती है। फाइट होना 11 मैंने बताया, 11 में फाइट नजर आती है, और 11 सीटों पे फाइट भी इंडिया गठबंधन के लिए काफी अच्छी है। बहरहाल अगली जो छठे फेज की वोटिंग होने वाली है वो 25 मई को वोटिंग होने वाली है। अगर आपका लोकसभा क्षेत्र अगर आपके लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होती है तो उस दिन मतदान जरूर कीजिए। और यूपी का हाल हमने आपको बताया, आगे बताएंगे कि छठे चरण में मतदान कहां हुआ और उन सीटों का हाल क्या है। एक राइडर के साथ ये 11 सीटें जो मैंने बताई है
वो 11 सीटें इंडिया ब्लॉक जीत रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने हाँ। कहा कुछ सीटें कॉन्टेस्ट है वहां पे। रायबरेली की सीट कांग्रेस जीत सकती है, बाराबंकी कांग्रेस जीत सकती है, कुछ सीटें ऐसी है जहां एक डिसाइसिव एज कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को है, बाकी सीटें कॉन्टेस्ट में है। ये कॉन्टेस्ट भी रहना इंडिया ब्लॉक के लिए विन विन होगा, एक पुश है, एक विन विन प्रोपोर्शन कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जिस समय उत्तर प्रदेश की चर्चा शुरू हुई तो ऐसा कोई नहीं मान रहा था कि जो वोट का गणित है वो कहीं भी बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है या फिर इंडिया गठबंधन को फाइट में ला सकता है। तो बहरहाल आपने समझ लिया। मिलते हैं अगले चरण के बाद। धन्यवाद।